विमर्श के इस मंच पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो रंग 89.6 एफएम। जरा सोचिए, जब हम बीमार होते हैं तो एक स्वाभाविक उम्मीद होती है कि हम अस्पताल जाएंगे और हमें वहां इलाज मिल जाएगा, है ना? जी बिल्कुल, एक नागरिक केंद्रित व्यवस्था तो ऐसी ही होनी चाहिए। सही कहा। लेकिन अगर स्थिति ऐसी हो जाए कि अस्पताल खुद चलकर आपके दरवाजे पर आ जाए, मतलब क्या ये एक आधुनिक और संवेदनशील कल्याणकारी राज्य की पहचान है, या फिर ये इस बात का प्रमाण है कि अस्पताल तक जाने वाली सड़कें ही टूट चुकी हैं। एग्जैक्टली। और आज हम इसी बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। देवरिया जिला प्रशासन द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों को देखिए, जैसे न्यायालय आपके द्वार, जन चौपाल या मोबाइल कोर्ट। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रशासन का असली ढांचा कैसा होना चाहिए। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि नौकरशाही की बाधाओं को तोड़कर सीधे जनता के दरवाजे तक पहुंचना ये कोई विफलता नहीं है, बल्कि ये एक प्रोएक्टिव या सक्रिय सरकार का मॉडल है, जो फाइलों के बजाय इंसानों को प्राथमिकता देता है। देखिए, आपकी इस अस्पताल वाली उपमा ने हमारी चर्चा के लिए एक बहुत ही शानदार आधार तैयार कर दिया है। और मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि जब अस्पताल दरवाजे पर आता है तो मरीज को फौरी राहत मिलती है। बिल्कुल मिलती है। लेकिन मेरा दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। मैं इन आउटरीच कार्यक्रमों को एक एम्बुलेंस सेवा की तरह देखती हूँ। एम्बुलेंस सेवा मतलब अगर आप एम्बुलेंस भेज रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर एक समाज के रूप में हम एम्बुलेंस सजाने में इतने व्यस्त हो जाएं कि हम स्थायी अस्पताल भवन की मरम्मत करना ही भूल जाएं, तब क्या? ये एक दिलचस्प नजरिया है। मेरा तर्क यही है कि इन विशेष शिविरों पर हमारी जो निर्भरता बढ़ रही है वो ये दर्शाती है कि हमारा मूल प्रशासनिक ढांचा अब आम आदमी के लिए सुलभ या पारदर्शी नहीं रह गया है। मैं समझता हूं कि आप इसे एक अल्पकालिक उपाय के रूप में क्यों देख रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने की जो जटिलताएं हैं ना, उन्हें समझना भी जरूरी है। जी, प्रशासन का काम केवल वातानुकूलित कमरों में बैठकर नीतियां बनाना नहीं है। अब देवरिया के न्यायालय आपके द्वार कार्यक्रम का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, जो अभी हाल ही में हुआ था। बिल्कुल। ग्राम गौरा बंगार, रायपुरा चकलाल, लवरछी और बरहज बांगर में ये विशेष कैंप लगाए गए और परिणाम क्या हुआ? मौके पर ही 107 राजस्व वादों का निस्तारण कर दिया गया। 107? जी, 107। अब सोचिए, ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये जमीन या विरासत के वो मामले हैं जो दो परिवारों के बीच महीनों या सालों से तनाव का कारण बने हुए थे। जब प्रशासन गांव में जाता है तो वो केवल फैसले नहीं सुनाता, वह अपनी संवेदनशीलता का एहसास कराता है। ये बात तो है। एक ही दिन में 107 परिवारों को न्याय मिलना, मेरे नजरिए से तो ये एक बहुत बड़ी संस्थागत जीत है। मैं सहमत हूँ कि उन परिवारों के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत है, लेकिन मेरी आपत्ति इस बात पर नहीं है कि ये मामले सुलझ गए। मेरी असहमति उस प्रक्रिया से है जिसने इन मामलों को इतने लंबे समय तक लंबित रखा। मतलब आप सिस्टम की देरी पर सवाल उठा रही हैं? बिल्कुल। हमें पूछना चाहिए कि ये मामले इतने लंबे समय से अटके क्यों थे। एक सामान्य राजस्व मामले की कार्यप्रणाली देखिए, सालों इसलिए लग जाते हैं क्योंकि कभी लेखपाल उपलब्ध नहीं होता, कभी फाइल एक डेस्क से दूसरी डेस्क तक जाने में हफ्तों ले लेती है, या फिर वादी को तारीख पे तारीख मिलती है। एकदम सही। और जब प्रशासन एक विशेष कैंप लगाता है तो वे क्या करते हैं? वे तहसीलदार, लेखपाल और राजस्व निरीक्षक सभी को एक ही समय एक ही जगह बैठा देते हैं। हाँ, ताकि काम तुरंत हो सके। जो काम नियमित व्यवस्था में महीनों लेता है वो वहाँ एक दिन में हो जाता है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी नियमित व्यवस्था फाइलों को घुमाने के लिए डिजाइन की गई है, समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं। देखिए, आपकी बात सैद्धांतिक रूप से सही हो सकती है, लेकिन आप इस बात को नजरअंदाज कर रही हैं कि हमारे ग्रामीण समाज की भौगोलिक संरचना कितनी जटिल है। मैं समझती हूँ, लेकिन क्या आप उन 107 लोगों को तब तक न्याय के लिए इंतजार करने को कहेंगी जब तक कि एक आदर्श व्यवस्था खड़ी नहीं हो जाती? प्रशासन एक जीवित इकाई है, उसे तात्कालिक जरूरतों को पूरा करना ही पड़ेगा। तात्कालिक जरूरतें पूरी होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर हम इस फौरी राहत को ही स्थायी समाधान मान लेंगे तो असली बीमारी का इलाज कैसे होगा? आप 9 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को ही देख लीजिए। हाँ, नोडल अधिकारी अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी और प्रभारी सचिव जगन्नाथ जी के नेतृत्व में प्री ट्रायल बैठकें चल रही हैं। जी, और इसका लक्ष्य क्या है?
बैंक, बीमा, राजस्व, बिजली, पानी और वेतन भत्ते से जुड़े हजारों लंबित मामलों का निस्तारण। ये पहल शानदार है, लेकिन जरा सोचिए, क्या? जब बिजली और पानी के साधारण बिलों के विवाद सुलझाने के लिए न्यायपालिका को हजारों मामलों की एक विशेष लोक अदालत सजानी पड़े, तो ये स्पष्ट संकेत है कि हमारा सिस्टम अपने ही वजन के नीचे दब चुका है। जब बुनियादी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से काम करती हैं, तो आम आदमी को अपने सामान्य अधिकारों के लिए किसी विशेष कैंप की राह नहीं देखनी पड़ती। आपकी ये बात सोचने पर मजबूर जरूर करती है, लेकिन बातें अभी और भी हैं। श्रोताओं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो रंग 89.6 FM पर। मैं आपको एक अलग दृष्टिकोण देना चाहूंगा। गाँव की समस्या, गाँव में समाधान, ये सिर्फ एक नारा नहीं है। अच्छा, तो क्या है ये लास्ट माइल डिलीवरी को सुनिश्चित करने का एक संवेदनशील तरीका है। इसे सिर्फ फाइलों तक सीमित मत रखिए। आप 6 मई को देवरिया के गांधी सभागार में आयोजित होने वाले मोबाइल कोर्ट को देखिए, जो दिव्यांगजनों के लिए लगाया जा रहा है। बिल्कुल, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी ने ये कोर्ट विशेष रूप से उनके लिए आयोजित किया है। अब सोचिए, एक दिव्यांग व्यक्ति जिसके लिए दफ्तरों की सीढ़ियां चढ़ना ही एक चुनौती है, क्या हम उनसे उम्मीद करें कि वे नियमित दफ्तरों के चक्कर काटते रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उनके लिए ये मोबाइल कोर्ट कोई इवेंट नहीं है, ये प्रशासन द्वारा उनके सम्मान की रक्षा है। जब प्रशासन खुद उनके पास पहुंच रहा है, तो ये सिस्टम के मानवीय होने का सबसे बड़ा प्रमाण है ना? ये बहुत ही सशक्त तर्क है, और मैं मानती हूँ कि दिव्यांगजनों के लिए उठाया गया ये कदम अत्यंत मानवीय है। लेकिन मैं आपको वापस उसी अस्पताल वाले उदाहरण पर ले जाना चाहूंगी। जी बताइए। क्या आपने विचार किया है कि एक आम आदमी या दिव्यांग व्यक्ति के लिए दफ्तरों के चक्कर काटना इतना मुश्किल क्यों बना दिया गया है? मुश्किल कैसे? प्रक्रियाएं तो सबकी सहूलियत के लिए ही बनती हैं। सहूलियत? हमारी नियमित व्यवस्थाएं इतनी तकनीकी और जटिल हैं कि आम आदमी उलझ जाता है। चलिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के चतुर्थ चरण की प्रक्रिया को ही देख लेते हैं। जिसमें 29 अप्रैल से 6 मई तक त्रुटि सुधार या एरर करेक्शन का समय दिया गया है। एक समय सीमा तय करना तो जवाबदेही तय करता है। समय सीमा देना अच्छी बात है, लेकिन जरा उस प्रक्रिया को समझिए। एक ग्रामीण छात्र के लिए यह कितना कठिन है। पहले उसे एक अस्थिर सर्वर पर ऑनलाइन आवेदन में सुधार करना है, फिर उस सुधारे गए आवेदन की हार्ड कॉपी अपने संस्थान में जमा करनी है। हाँ, वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन सोचिए उस ग्रामीण छात्र के बारे में जिसके पास अपना लैपटॉप या स्थिर इंटरनेट नहीं है। उसे कॉमन सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, पोर्टल क्रैश होने का सामना करना पड़ता है। यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक डिजिटल डिवाइड है जो उसे उसके अधिकार से दूर कर रहा है। इसी तरह न्यायालयों के समय परिवर्तन को देखिए। 1 मई से 30 जून तक अदालतें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगी। लेकिन ये तो चिलचिलाती गर्मी और लू से जनता को बचाने के लिए लिया गया एक व्यवहारिक निर्णय है ना? इसमें क्या समस्या है? प्रशासनिक रूप से ये व्यवहारिक है, लेकिन लाभार्थी के नजरिए से सोचिए। अगर देवरिया के किसी दूर दराज गांव के व्यक्ति को सुबह 6:30 बजे तहसील पहुंचना है, तो उसे घर से कितने बजे निकलना होगा? क्या उस समय कोई साधन मिलता है? ये तो एक चुनौती हो सकती है। बिल्कुल। पहले हम ऐसी जटिल व्यवस्थाएं बनाते हैं जिनमें लोग उलझ जाते हैं, और फिर उन्हीं जटिलताओं को सुलझाने के लिए मोबाइल कोर्ट या जन चौपाल का सहारा लेना पड़ता है। बीमारी भी सिस्टम दे रहा है, और फिर विशेष कैंप लगाकर मसीहा भी सिस्टम ही बन रहा है। देखिए, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। आप पूरे ढांचे को बहुत ही यांत्रिक या मैकेनिकल नजरिए से देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, जब तक संस्थागत ढांचा पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो जाता, तब तक जागरूकता अभियान एक बहुत महत्वपूर्ण पुल का काम करते हैं। आप सुरक्षा व्यवस्था का ही उदाहरण लीजिए। जी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 को देखिए। ये कोई इवेंट नहीं है। थाना एकोना की पुलिस टीम पचड़ली बाजार में जाती है। थाना बरियारपुर और श्रीमपुर की टीम गांव और चौराहों पर जाकर महिलाओं से सीधे संवाद करती हैं। वे उन्हें 1090, 1098 और सीएम हेल्पलाइन जैसे नंबरों के बारे में पैम्पलेट बांटती हैं। लेकिन पैम्पलेट बांटने से क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक जनसंपर्क या पीआर गतिविधि नहीं है? बिल्कुल नहीं। अपराध शास्त्र में एक सिद्धांत है जिसे डिटरेंस या प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। जब वर्दी पहने अधिकारी सीधे चौराहे पर संवाद करते हैं,
तो शासन जनता से जुड़ता है। पर क्या इससे सुरक्षा सुनिश्चित होती है? ये महिलाओं को जागरूक करने के साथ साथ वहां खड़े संभावित मंचलों को एक मनोवैज्ञानिक संदेश देता है कि प्रशासन की नजर सब पर है। पुलिस का ये विजिबल प्रेजेंस जो सुरक्षा का भाव पैदा करता है, वो कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं कर सकता। मुझे खेद है, लेकिन मैं इस डिटेरेंस वाले तर्क को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। मैं मानती हूँ कि पुलिस की विजिबिलिटी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या चौराहों पर पंपलेट बांटने से संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है? तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी जागरूकता क्या है? सबसे बड़ा जागरूकता अभियान कोई भाषण नहीं, बल्कि रिस्पॉन्स टाइम होता है। जब कोई संकट में फंसी महिला पुलिस को कॉल करती है और पुलिस 10 मिनट के भीतर वहां पहुंचती है, तो वो महिला अपने पूरे मोहल्ले के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन जाती है। ये बात तो सही है, लेकिन अगर आप पंपलेट बांटते हैं और थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए महिला को परेशान होना पड़ता है, तो वो सारा इवेंट बेमानी हो जाता है। जब बुनियादी पुलिसिंग सुदृढ़ होती है, तो सेवाओं की गुणवत्ता अपना प्रचार खुद करती है। पर आप ये नहीं झुठला सकती कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इन हेल्पलाइन नंबरों की बुनियादी जानकारी का ही अभाव है। अगर किसी को नंबर ही नहीं पता, तो वो रिस्पॉन्स टाइम का क्या करेगा? हाँ, ये एक वैध बिंदु है। इसलिए यह आवश्यक संचार है, और किसी भी सिस्टम को जीवंत बनाने के लिए एक मानवीय चेहरा की आवश्यकता होती है। कटिलवा गांव की जन चौपाल याद है आपको? जी, जहां जिलाधिकारी गई थी। बिल्कुल, वहां जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल स्वयं बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न करा रही थी। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को अपने हाथों से पोषण पोटली दी, बच्चों को पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। आप इसे क्या कहेंगी? ये राज्य का वो मानवीय चेहरा है जो फाइलों में खो गया था। जब उच्च अधिकारी व्यक्तिगत रूप से किसी गांव में जाता है, तो वह पूरी नौकरशाही के लिए संवेदनशीलता का एक मानक तय करता है। ये सचमुच एक बहुत ही भावपूर्ण बात है, और मैं मानती हूँ कि एक अधिकारी का संवेदनशील होना जनता के लिए बहुत बड़ा संबल होता है। इससे व्यवस्था और नागरिक के बीच की दूरी कम होती है। तो फिर इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि किसी एक अधिकारी की सक्रियता पर आधारित मॉडल बहुत अस्थिर होता है। अस्थिर क्यों? क्या एक अच्छी पहल परंपरा नहीं बन सकती? क्योंकि हमारी नौकरशाही में अधिकारियों का ट्रांसफर एक नियमित प्रक्रिया है। व्यक्ति बदलते हैं। अगर आज देवरिया को एक संवेदनशील नेतृत्व मिला है, तो यह अच्छी बात है, लेकिन कल जब उनका तबादला होगा, तब क्या होगा? हाँ, असली प्रशासनिक सफलता तब है जब स्वास्थ्य विभाग की आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्त्रियां बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी के हर दिन पारदर्शी तरीके से वो पोषण आहार महिलाओं तक पहुंचाएं। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो व्यक्ति निरपेक्ष हो। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि सिस्टम को व्यक्ति निरपेक्ष और मजबूत होना चाहिए। कोई ये नहीं कहा कि संस्थाओं को पंगु बनाकर केवल चौपालें लगाई जाएं। जी, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक ही सिक्के के दो पहलुओं की बात कर रहे हैं। आप इन आउटरीच कार्यक्रमों को आग बुझाने के उपकरण के रूप में देख रही हैं, और आप? मैं इन्हें एक फीडबैक लूप के रूप में देखता हूं। जैसे जिलाधिकारी ने जन चौपाल में कहा था कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचे। जब अधिकारी गांव जाता है, तो वो अपनी ही बनाई व्यवस्था की खामियों को अपनी आंखों से देखता है। यह एक दिलचस्प नजरिया है। वो देखता है कि ऑनलाइन फॉर्म की वजह से कितने बच्चे परेशान हैं। ये डायरेक्ट आउटरीच संस्थाओं को कमजोर नहीं करता, बल्कि उन्हें वास्तविकता का आईना दिखाता है। देखिए, ये फीडबैक लूप वाली बात वास्तव में एक बहुत ही प्रासंगिक तर्क है। अगर इन चौपालों का इस्तेमाल डेटा इकट्ठा करने और नियमित व्यवस्था सुधारने के लिए किया जा रहा है, तो मैं इसका पूरा समर्थन करूंगी। बिल्कुल, यही तो उद्देश्य है। तरीकों को ही अपनी स्थायी संस्कृति न मान बैठें। जब तक हमारी नियमित व्यवस्थाएं, चाहे वो छात्रवृत्ति का पोर्टल हो या अदालतों की लाल फीताशाही, जब तक वो मजबूत नहीं होंगी, कोई भी शिविर स्थायी समाधान नहीं दे सकता। सही बात है। और श्रोताओं, कहीं मत जाइए, रेडियो रंग 89.6 FM सुनते रहिए, क्योंकि आज की इस गहन चर्चा का शायद सबसे खूबसूरत निष्कर्ष यही है। हमें एक बेहतर समाज के लिए इन दोनों ही तत्वों की आवश्यकता है। जी, आज की युवा पीढ़ी को ही देख लीजिए। देवरिया की साक्षी राय का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने हाल ही में यूपी बोर्ड परीक्षा में 96.50% अंक हासिल कर जिले में टॉप किया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गर्व की बात है। बिल्कुल, और साक्षी जैसे लाखों युवाओं का भविष्य किस पर निर्भर है? इसी बात पर कि हमारी संस्थाएं मजबूत और स्वचालित हों, लेकिन साथ ही उनमें मानवीय संवेदना भी हो। एकदम सत्य कहा आपने। साक्षी राय जैसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम चाहिए जो पारदर्शी हो और स्थिर हो।
एक ऐसा सिस्टम जहां उन्हें अपनी छात्रवृत्ति के लिए किसी चौपाल का इंतजार न करना पड़े। प्रशासन की संवेदनशीलता और संस्थाओं की मजबूती दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। आउटरीच का काम सिस्टम की कमियों को ढकना नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाना होना चाहिए। और यही विमर्श की असली ताकत है। श्रोताओं, आज हमने देवरिया प्रशासन के कदमों का एक बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया। हमने देखा कि कैसे मामलों का सुलझाना एक जीत भी है और एक बड़े सवाल का संकेत भी। और ये एक ऐसा सवाल है जो हर नागरिक को अपने जनप्रतिनिधियों से लगातार पूछना चाहिए। बिल्कुल। क्या अस्पताल का आपके दरवाजे पर आना कल्याणकारी है, या ये इस बात का संकेत है कि हमें स्थायी अस्पतालों को तुरंत ठीक करने की जरूरत है? ये निष्कर्ष अब हम आप पर छोड़ते हैं। जी, इसी के साथ आज की इस बौद्धिक चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। रेडियो रंग 89.6 FM पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और एक बेहतर कल के लिए हमेशा सही सवाल पूछते रहें।